विष के वेग। डेफिनेशन ऑफ वेग तो क्या है, धातु अंतरेषु या सप्तकलः संपरिकीर्तितः तासु एकैकम अतिक्रम वेगम प्रकृते विषम। तो वेग सिंपल सा है, इसको हम यह जान सकते हैं कि एक एक कला को पार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम वेग कहते हैं। या अगर हम शास्त्र भाषा में बोलें कि जब जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर उसको दूषित करता है तब तक विष का एक लहर उठता है, या विष को उस लहर को हम विष का वेग बोलते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, जो भी हमारी धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं, जब उनमें और उन धातुओं के बीच कला है, एक एक कला है, ठीक, तो जब जो विष होता है हमारा एक धातु से दूसरी धातु में प्रवेश करता है, तो एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर जब वहाँ पे वो अपने लक्षण उत्पन्न करना है तो उसे विष का एक वेग कहेंगे। फिर दूसरी धातु में जाएगा तो दूसरा वेग, तीसरी धातु में जाएगा तीसरा वेग। ठीक है, तो जब एक एक कला को पार करने की जो प्रक्रिया होती है, एक कला जो होती है वो 2 धातुओं के मध्य स्थित होती है। जब वो एक धातु से दूसरी धातु जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक कला को पार करेगा। तो एक एक कला को पार करने की जो प्रक्रिया है वो वेग कहलाती है। वेगांतर क्या है? वेगांतर येनांतरेण तु कलाम कालकल्पम भिन्नति समीरणो ही मानम तत्तु वेगांतरम स्मृतम। फिर से बोलता हूँ, येनांतरेण तु कलाम कालकल्पम भिन्नति समीरणेनो ही मानम तत्तु वेगांतरम स्मृतम। तो वेगांतर आप सिंपल से समझिए कि क्या है, एक कला से दूसरी कला में जाने का जो समय लगता है, मतलब एक कला से एक कला को पार, या कह सकते हैं एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होते ये समय धातुओं के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे वेगांतर कहते हैं। तो सिंपल सा है, जब एक धातु से दूसरी धातु में विष जाता है तो उसके मध्य जो स्थित कला होती है उसको पार करने में विष को जितना समय लगता है उसे हम वेगांतर कहते हैं। अब विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार वेगों की संख्या, तो मनुष्यों में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 बताई है, आचार्य सुश्रुत ने 7 बताया है, तो आचार्य चरक ने मृत्यु को अंतिम वेग का परिणाम मानकर वेगों की संख्या 8 मानी है। तो जो 8वां यहाँ पे बताया है तो आचार्य चरक ने उसको मृत्यु माना है, या मृत्यु का अंतिम वेग माना है। ठीक है, बाकी 7 धातुओं के अकॉर्डिंग दोनों ने सेम माना है, एक एक्स्ट्रा चरक ने माना है जो कि मृत्यु का लास्ट वेग या अंतिम वेग है। पशुओं में 4-4 होता है। ठीक, और पक्षियों में 3-3 बतलाया गया है। अब देखते हैं हमारा विष संकट। तो सिंपल सा आप पहले विष संकट समझिए क्या होता है। जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले अधिकांश कारण एक साथ मिल जाते हैं तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो जितने भी विष को बढ़ाने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, अगर वो एक साथ आ जाएं तो क्या होता है, विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर विष के जितने भी फैक्टर्स बतलाए गए हैं, जैसे विष प्रकृति, आगे पढ़ेंगे, ये लिखा है विष प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दूष, इन सब का यदि संगम हो जाए, मतलब एक साथ ये फेवरेबल हो जाए, मतलब विष की प्रकृति से ये सब मिलते जुलते रहें, तो क्या होगा, विष का जो प्रभाव होगा वो आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तीव्र होगा। ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी जहाँ पे उस मनुष्य को बचाना बहुत ही नामुमकिन है। 100 में से एक ही प्राणी जीवित रहता है। तो देखते हैं, तो क्या लिखा है, विष प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दूष आदि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम सतैस एकोत्र जीवति। तो क्या होता है, जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले अधिकांश जो फैक्टर्स होते हैं वो एक साथ सम्मिलित हो जाएं या एक समान हो जाएं,
तो विष की संकट की अवस्था उत्पन्न होती है तो कौन कौन से फैक्टर बतलाए गए, जैसे विष प्रकृति। विष प्रकृति की प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है। विष काल, वर्षा काल तथा ग्रीष्म काल। अन्न क्या है? अन्न जैसे कटु या तिक्त आहार जैसे हो गया हमारा तिल, कुल्थी, सरसों। दोष पित्त है, जाहिर सी बात है। दूष क्या होगा? रक्त होगा। भूख, प्यास, आत्म, ये सब इन सब के विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जब विष की प्रकृति जैसे पित्त प्रकृति की है और पित्त प्रकृति में वाले मनुष्य ने पित्तज प्रकृति वाले मनुष्य से विष का एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है, और कौन से काल में कर लिया है? ग्रीष्म काल में या वर्षा काल में, और उसी टाइम उसने अन्न खाया है, जैसे तिल या कुल्थी वगैरह खाया है, और वो उस पित्त प्रकृति वाला है तो पित्तज दोष बढ़ा ही होगा उसका। दूष क्या है? रक्त। जब ये सब फेवरेबल कंडीशन एक साथ आ जाएंगे तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसको हम इमरजेंसी इन पॉइजनिंग भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है? सतैश एकोत्र जीवति। अगर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो गई है तो विष संकट की अवस्था को प्राप्त हो जाने पर 100 में से एक ही प्राणी जीवित बचता है, ये बतलाया गया है। शंका विष लास्ट पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट का क्या है? दुर अंधकारे विद्यस केनचिद विष संख्या। विष उद्वेग, ज्वरश्छर्दी, मूर्छा, दाहो अपि वा भवेत्, ग्लानिर्मोहो अतिसारश्चाप्येत शंका विषम मतम। दूर अंधकारे विद्यस केनचिद विष संख्या। जब घोर अंधकार रहता है या बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो उस समय जब मनुष्य के पैर में किसी कांटे या किसी नुकीली चीज़ से वो चुभ जाता है या किसी कारणवश चोट लग जाती है उसको किसी नुकीली चीज़ से, तो क्या होता है? मनुष्य जो होता है वो उसके क्या होता है? वो सोचता है कि मुझे किसी विषैले जंतु ने काट लिया है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक शंका उत्पन्न हो जाती है। तो भी इस अवस्था में उसकी मानसिक विष के प्रभाव की आशंका से जो शरीर में उद्विग्नता उत्पन्न होती है, उससे उसको ज्वर, वमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह, अतिसार, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उसके शरीर में, या ये सारे डिजीज़ेज जो होती हैं या सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू कर दें। तो सिंपल सा है, जब घोर अंधकार में, दूर अंधकार में किसी मनुष्य को किसी नुकीली चीज़ से या कांटे वगैरह से चुभ जाने से या किसी कारणवश चोट लग जाने से उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा संदेह हो जाता है कि उसको किसी विषैले जंतु ने काट लिया है। तो उसके जो मेंटालिटी होती है तो उससे जो प्रभावित होकर शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे हम शंका विष कहते हैं। जैसे ज्वर, मोह, अतिसार, दाह, ग्लानि, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट सिलेबस का। देखिए इसमें हमने डेरिवेशन पढ़ लिया, डिफिनीशन ऑफ विष एंड अगत तंत्र पढ़ लिया, स्कोप ऑफ अगत तंत्र पढ़ लिया, विष उत्पत्ति पढ़ लिया, विष प्रभाव पढ़ लिया, विष प्राण हरण क्रिया पढ़ लिया, विष गुण पढ़ लिया, विष गति, विष वेग, विष संकट और शंका विष। ठीक है, तो इसमें किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल लीजिएगा, या आप टेलीग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।